गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आते हैं तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग बाय रोजगार विद अंकित। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताएंगे आप सभी स्टूडेंट्स की क्या आप लोगों को ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी स्टूडेंट्स एक बार कमेंट कर देना बेटा आप सभी तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। फिर अपने सेशन को करते हैं यहां से शुरू। चलिए सभी को नमस्ते, नमस्कार, राधे राधे। सभी को ऑडिबल विजिबल है ना। चलिए तो करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को। तो प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की ग्रामीण बैंक भर्ती चौपाल बैच की आपकी क्लास चल रही है। टॉपिक का नाम है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है बेटा, ये क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है एक बार जरा मैं आपको बताता हूं। आपके एग्जामिनेशन के लिए तो ज्यादा जरूरी है। देखिए एक बार मैं कमेंट थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। कमेंट्स है ना ऊपर निकल जाते हैं बार बार। चलिए अभी ठीक है, आपके कमेंट्स दिख रहे हैं। देखो तो टॉपिक पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ रहे हैं बेटा। तो बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको मैं बताना शुरू करूंगा यहाँ पे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने तरीके के होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, सब कुछ। तो एक शानदार सी लाइन से शुरू करते हैं कि बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ ही सही, धीरे धीरे ही सही लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि पॉजिटिव सोच के साथ जो है धीरे धीरे सही लेकिन बस आगे बढ़ते रहिए। आपकी जो है ना डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड, यानी कि आपकी जो डायरेक्शन है ना वो स्पीड से ज्यादा मैटर करती है। देखो मैं आपको इस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किसके कितने टाइप होते हैं, इसके टिप्स क्या होंगे, ट्रिक क्या है, प्रैक्टिस स्ट्रेटजी, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। राइट, ओके, बढ़िया, तैयार है। देखो बेटा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली बेटा हमारे पास कितने तरीके के होते हैं। आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहला होता है बेटा आपका स्टोरी बेस्ड। पहला होता है आपका स्टोरी बेस्ड, यानी कि स्टोरी के ऊपर बेस्ड आपके पूछे जाते हैं। दूसरा होता है बेटा आपका कौन सा, तो जो सोशल इकोनॉमी से रिलेटेड बातें होती, मतलब एक तरीके से कह लो सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सोशल इश्यूज, उससे रिलेटेड सोशल इश्यूज। फिर तीसरे नंबर पे आपका आता है डेटा, फाइनेंस, फाइनेंस, जीडीपी, इनसे रिलेटेड, मतलब डेटा, फाइनेंस, जीडीपी, इनसे रिलेटेड। ठीक है, कि जैसे जीडीपी किसी कंट्री की बता दी, किसी देश की बता दी, कहीं का कोई डेटा बता दिया। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड जो है बेटा आपके पास आरसी पूछा जाता है कि ठीक है कि किसी देश का डेटा दे दिया गया और पूछा गया कि बताइए इस देश में जो है इस वाले सन में कितनी जीडीपी थी, उस वाले में कितनी एनपी, मतलब इससे रिलेटेड दे देते हैं। ठीक है, तो डेटा, जीडीपी, डेटा, फाइनेंस, ऐसे। अच्छा, इसके अलावा एक दो और टाइप निकल करके आते हैं बाद में, मतलब वो किस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि आपके पास जो है 4 टाइप, वैसे कम चांस है लेकिन आ जाते हैं। जैसे कि किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर आ गया, किसी के लाइफ के एक्सपीरियंस के ऊपर आ सकता है। कैसे क्वेश्चन होंगे इसमें, लाइफ का एक्सपीरियंस, जैसे कि मान करके चले कि कोई पर्सन है, ठीक है, अब वो कहीं पे घूमने गया, मान लो कोई इंसान है, कोई नेपाल गया घूमने के लिए, ठीक है, या कश्मीर गया, लद्दाख गया, केरला गया, कहीं पे भी गया, अब वो वहाँ का एक्सपीरियंस बता रहे कि मैं वहाँ गया था तो मुझे वहाँ पे ये चीज देखने को मिली वगैरह वगैरह, मतलब स्टोरी टाइप ही बन गया वो आपका। तो हम कह सकते हैं कि वो देखा जाए ना इन शॉर्ट तो वो स्टोरी जैसा ही हुआ। इसके बाद फिर एक आ सकता है आपका कौन सा, तो जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आपका हो गया, एआई फीचर हो गए, ठीक है, इनसे रिलेटेड, जिसके अंदर आपका जो है व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, ये सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो वो टेक या एआई की बात करते हैं उसमें। ठीक है, हाँ, बायोग्राफी टाइप भी यहाँ पे आपका आ सकता है, बिल्कुल वही है। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गई बात आपको। तो वैसे बेसिकली हमारे पास तीन ही होते हैं, तीन टाइप होते हैं, ये और ये दोनों जो होते हैं वो सारे इसके अंदर के ही पार्ट होते हैं। अब अगर आपको मैंने दे दिया टेक्निकल, टेक्नोलॉजी या एआई, तो जाहिर सी बात है सोशल मुद्दों से ही रिलेटेड तो आया ये। समझे मेरी बात को। तो मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि आपको जो है ना बेसिकली इन तीन को टाइप को समझना है। अब देखो अगर सोशल ये स्टोरी बेस्ड आएगा तो किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कैसा टाइप का वो होगा। स्टोरी बेस्ड में आपसे ऐसा आ जाएगा कि भाई एक गांव में एक जो है किसान रहा करता था, किसान के 3 बेटे थे, ठीक है, या फिर 2 दोस्त कहीं जंगल में जा रहे थे, वहां पे उनको भालू मिल गया। राइट, ऐसा स्टोरी बेस्ड होगा कि एक गरीब दंपति रहते थे, हस्बैंड जो है वो मतलब उसके पास एक गाय थी, उसी का दूध निकाल करके वो अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है, तो वो स्टोरी बेस्ड में आपको वंस अपॉन अ टाइम या इस तरीके के टर्म्स दिखाई देंगे, देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये टॉपिक क्या है। सोशल इश्यूज के ऊपर जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आ जाए, या फिर एआई फीचर आ गया, या फिर इसके अलावा गार्बेज से ऊपर आ गया। ठीक है, तो कचरा वगैरह ओपन बर्निंग जो कर देते हैं, कचरे को जला देते हैं, कूड़े को जला देते हैं। ठीक है, तो उसी को हम सोशल इश्यूज कहते हैं। जैसे बर्थ रेट से रिलेटेड आ गया कि बर्थ रेट कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया जाए, या फिर जो है पोल्यूशन से रिलेटेड आ सकता है कि पोल्यूशन की समस्या कितनी ज्यादा है, न्यूक्लियर के ऊपर आ सकता है ना, मतलब सोशल इश्यूज कुछ भी आप पढ़ोगे उससे रिलेटेड आपको दिख जाएगा। फिर अगला आता है डेटा, फाइनेंस या जीडीपी। यहाँ पे किसी देश के बारे में हो सकती है बात, किसी कंपनी के बारे में बात हो सकती है, ठीक है, या कोई फर्म हो सकता है, कोई नया कोई एंटरप्रेन्योर कोई नई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, कोई नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर हो सकती है बातें। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका जो है ना इस तरीके से ये बनता है। चलो अब यहाँ पे इसको करने का, सॉल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू सॉल्व। अब सवाल ये है कि ठीक है सर हमें ये तो समझ में आ गया कि ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, हाउ टू सॉल्व इट। चलो मैं समझाता हूं बेटा सॉल्व करने का तरीका। इसको मैं आपको ये टिप्स याद रखने हैं। सबसे पहले नंबर 1, बच्चों की गलती क्या होती है ना कि वो पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने लग जाते हैं। अब पूरा पैराग्राफ पढ़ने में आप टाइम वेस्ट कर दोगे, आपका कम से कम नहीं तो 2 से 3 मिनट, 4 मिनट तो जाएगा, कईयों का 5-7 मिनट भी चला जाता है। मैं मिनिमम मानता हूं 4-5 मिनट तक तो चला जाता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे आप पूरा पढ़ने के बाद फिर क्वेश्चन पे आते हो, फिर पीछे का कई बार भूल भी जाते हो। ठीक है, तो ऐसे में जो है यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको ना पूरा वो आरसी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, रीड 2-3 लाइन्स फर्स्ट, यानी क्या करो आप कि पहले जो है ना सिर्फ 2 या 3 लाइन आप पढ़ो। ठीक है, रीड 2-3 लाइन फर्स्ट, यानी कि पहले आप क्या करो कि सिर्फ 2-3 लाइन आप उसको पढ़ लो अच्छे से कि भाई 2-3 लाइन में आपको क्या चीजें दिख रही है, किस किस तरीके का टर्म वहां पे आपको पता चल रहा है। ठीक है, आपने स्टोरी समझ ली, ठीक है, वहां पे आपने जो इसका टॉपिक समझ लिया, मुद्दा जान ली कि किससे रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि गो टू क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ जाइए और वहां पे समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है या इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं जो उस पैराग्राफ के रेफरेंस में पूछी गई है। ठीक है, देन तीसरे नंबर की बात करें हम यहाँ पे बेटा, यहाँ पे मार्क इंपॉर्टेंट वर्ड्स। ठीक है, यानी कि वहां पे अगर कोई वोकैब आ रही है उसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स या इंपॉर्टेंट वोकैब। जैसे आप जो है स्टार्टिंग आपने 3-4 लाइन रीड करी, अब रीड करने के दौरान अगर आपको कोई लग रहा है वर्ड कि यार ये मुझे इंपॉर्टेंट सा लग रहा है, ये नया नया सा वर्ड लग रहा है, तो क्या करना है फिर वहां पे आपको, तो उसको ना अलग से कहीं नोट कर लो, लिख लो। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि सर हम तो वहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं, ऑफलाइन तो है नहीं कि वहाँ पे हम मार्क कर लेंगे उसको, तो मार्क कैसे करेंगे, ये तो बड़ी समस्या आ गई है कि नहीं। तो वहाँ पे तो बड़ी समस्या आ गई टम्पू। तो अब क्या किया जाएगा, तो देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका एक सबसे बढ़िया तरीका, रामबाण इलाज। आप जब एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको एक पेन और पेपर दिया जाता है
क्या दिया जाता है, पेन और पेपर दिया जाता है, ताकि आप अपने मैथ के क्वेश्चन जो है ना वहां पे आप सॉल्व कर सको इस तरीके से। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे आपने देखा कि भाई ये आपकी स्क्रीन है, ठीक है, यहाँ पे आपका आरसी चल रहा है। अब आपने देखा कि भाई तीसरे नंबर का ये वर्ड है, तीसरे नंबर का वर्ड है जो कि अभी जो मतलब इंपॉर्टेंट वर्ड लग रहा है। तो क्या करना है आपको कि जो आपको पेन पेपर दिया हुआ है, पेन पेपर दिया, वहां पे ना उस वर्ड को लिख लो ऐसे करके कि पैराग्राफ 1 लाइन 3 उसमें वर्ड लिख दिया। जैसे कि आपने वर्ड देख लिया मेलनकली, तो आपने लिख दिया मेलनकली। अब इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन के एंड तक जाओगे ना, तो वहां पे आपको जाकर के देखोगे कि आपके पास वोकैब के एक दो क्वेश्चन दिए होंगे, और वहां पे आपने देखा मेलनकली, यार अभी मैंने पीछे पढ़ा था इसको, आरसी पढ़ते समय यार देखा तो था, कहां था, भूल जाते हैं कई बार, ढूंढना पड़ता है, फिर से ढूंढने ढूंढने में फिर 1-2 मिनट निकल जाता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको पूरा ढूंढना ना पड़े, इसलिए सीधा क्या करेंगे कि भाई आपने लिख रखा है कि पैराग्राफ नंबर 1 या पैराग्राफ नंबर 2, और उसके बाद आपने देखा लाइन नंबर 3, तो सीधा आप क्या करेंगे, पैराग्राफ नंबर 1 या 2 जो भी है, लाइन नंबर 3 में आपने देखा मेलनकली यहां लिखा हुआ है, वहां से सीधा आप कनेक्ट कर सकते हो कि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, एग्जाम में ये तरीका बहुत काम आता है। ठीक है, एग्जाम में इस तरीके की जो चीजें होती है ना, ये बहुत काम आती है, बहुत हेल्प करती है। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं बेटा नंबर 4 पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 4। इसमें क्या होगा कि आपने भाई वोकैब ढूंढ ली, आप क्वेश्चंस पे गए, आपने क्वेश्चंस आपने अच्छे से उसको रीड किया। अब यहां पे आने के बाद क्या करना है बेटा कि एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड। अब ये क्या है सर एलिमिनेशन मेथड, इसका मतलब क्या है बेटा कि आपने क्वेश्चन से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो और जो गलत ऑप्शन है उसको काटो। क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 6 के आप उसको मैच कर सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मान लो ये लिखा है कि वो गरीब किसान ने जो अपने बेटे की पिटाई क्यों की, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 पे जाकर के लिखा है कि गरीब किसान ने अपने बेटे के साथ क्या किया, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन नंबर 3 में तो दिखा रहा था कि पिटाई क्यों करी। अब क्यों अगर पूछ रहा है इसका मतलब पक्का किया होगा, तो इसका मतलब ये है कि उसका 7th वाले क्वेश्चन में काफी हिंट मिल रहा है आपको 3rd नंबर के क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन से क्वेश्चन में हिंट मिलता है तो एलिमिनेट करना आसान होता है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, गलत ऑप्शन को काटोगे, सही तक अपने आप आ जाओगे। ठीक है, गलत ऑप्शन को काटो, सही अपने आप आ जाएगा। और सबसे आखिरी और सबसे जरूरी कि आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग स्किल, आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होनी चाहिए बेटा, तो ही आप इसको कर पाओगे अच्छे से, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, वरना नहीं कर पाओगे। ठीक है, बिल्कुल 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 समझ में आई बात। तो मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि बेटा द हिंदू एडिटोरियल की क्लास रेगुलर लिया कीजिए, क्योंकि वहीं से आपको काफी हेल्प मिलती है इन सबको रीड करने की, समझे, वहां से आपको काफी हेल्प मिलती है कि आप इसको कैसे कैसे करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब एक बार जरा सा इसको फटाफट हम एक बार क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं जरा। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला कॉम्प्रिहेंशन आता है स्टोरी बेस्ड का, ये रहा। अब ये स्टोरी बेस्ड है। अब हमने देखा कि भाई ये तो हमारा सिर्फ एक पेज का तो है नहीं, अगर एक पेज का होता तो फटाफट फटाफट से कर लेते, लेकिन सर ये हमारे पास कितने पेज का है, तो 1 2 3 4 5 6 5.5 मतलब 5 पेज और आधा पेज, यानी कि 5.5 पेज का है। ठीक है, तो 5.5 पेज का है सर, तो अब इसको पूरा पूरा पढ़ेंगे तो एग्जाम में आधा टाइम तो इसी में निकल जाएगा। तो आप क्या करें सर, एग्जाम में आधा टाइम इसमें तो नहीं देना ना हमको, तो ऐसे में आपकी स्पीड अगर अच्छी है, तेज है, रीडिंग अच्छा करना जानते हैं, तो आप जो है इसको ऐसे करेंगे, अ टेलर एंड अ गोल्डस्मिथ। बेसिकली जब आप रीड करते हैं, जब जैसे किसी की अगर रीडिंग स्किल अच्छी नहीं है तो वो बच्चा इसको कुछ ऐसे रीड करेगा, राइट, इस तरीके से, अ टेलर एंड अ गोल्डस्मिथ वर ट्रैवलिंग, ऐसे। थोड़ा सा अगर आप बेहतर जानते हैं, थोड़ा प्रो लेवल पे, तो आप ऐसे करोगे, अ टेलर एंड अ गोल्डस्मिथ वर ट्रैवलिंग टुगेदर एंड वन इवनिंग व्हेन द सन हैड संक। ये पढ़ाने के पर्पस से इस तरीके की रीडिंग ठीक है, लेकिन जब आप एग्जाम में खुद ही पढ़ रहे हो, खुद को पढ़ाने के लिए, एक आंसर निकालने के लिए, तो स्पीड में पढ़ना है। कैसे, तो आपको बनना पड़ेगा अल्ट्रा मैक्स प्रो लेजेंड लेवल का। कैसे, इस तरीके से ध्यान से सुनना, मैं जो पढ़ के बता रहा हूं। ठीक है, a tailor and a goldsmith were traveling together, and one evening, when the sun had sunk behind the mountains, they heard the sound of the distant music, which became more and more distinct. It sounded strange, but so pleasant that they were forget to their weariness, and stepped quickly onward. The moon had already arisen when they reached the hill, on which they saw a crowd of the little man and woman who had taken each other's hand and were whirling round in the dance with the greatest pleasure and delight. They sang it most charmingly, and was the music which the travelers had heard. In the midst of them sat an old man who was rather taller than the rest. He wore a party colored coat, and his hoary beard bowed down over his chest. The two remained standing, full of the astonished, and watched the dance. The old man made a sign that they should enter, and the little folk willingly opened their circle. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पढ़ के हमको क्या समझ में आया, तो यहाँ से यहाँ तक में हमको एक ही बार में समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो रही है। एक बंदा है टेलर एंड दूसरा वन कौन है, सुनार है, गोल्डस्मिथ है। अब दोनों जो है एक बार कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं माउंट वगैरह के पीछे होते हुए, और अब सूरज ढल चुका है। ठीक है, और अब वो जब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो उनको गाने की आवाज आती है, धुन की आवाज आ रही होती है। वो धुन बड़ी ही प्लेजेंट होती है, बहुत ही अच्छी होती है, सुखदाई होती है, और वो अपनी सारी थकान भूल जाते हैं उस धुन को सुनकर के। मून ऑलरेडी जो है वो क्या हो चुका है, मून ऑलरेडी अराइज हो चुका है, यानी कि चांद उग चुका है। ठीक है, हिल के पीछे, और उसके साथ ही साथ में जो है वहाँ पे वो आवाज सुनते हैं और आवाज का पीछा करने चले जाते हैं। और जब आवाज का पीछा करते हैं तो वहाँ जाकर के देखते हैं कि वहाँ पे जो है बौने बौने लोग, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, हाथ में हाथ देकर डांस किए जा रहे हैं। देखा ना, लिटिल मैन एंड वुमेन, बौने बौने लोग जो हैं वो ईच अदर्स हैंड, वो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके क्या कर रहे हैं, घूमी घूमी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है वो उनके पास जाते हैं और वहाँ पे जाकर के देखते हैं तो उनके बीच में एक उनको दिखता है कि एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है, जिसकी दाढ़ी जो है वो बहुत लंबी है, वो बाकी से थोड़ा लंबा भी है। ठीक है, उसके पार्टी कलर की उसने कोट पहनी हुई है, और हौरी हौरी का मतलब सफेद दाढ़ी, हौरी बियर्ड, और उसकी जो बियर्ड है उसके चेस्ट तक आ रही है सफेद दाढ़ी की बियर्ड। ठीक है, तो मतलब आप जब इसको इस तरीके से पढ़ते हैं तो अपने आपको पढ़ा रहे हो ना, तो आपको एक एक वर्ड टू वर्ड नहीं देखना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना है, एक ही बार में कंप्लीट आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक इतनी कंटेंट मिला हमको, तो यहाँ पे देखो वर्ड भी कितने सारे मिल गए। यहाँ तो मैंने सबकी हिंदी लिखी, एग्जाम में थोड़ी हिंदी लिखी मिलेगी, तो आप एक टू एक वर्ड को पूरा डिटेल में आपको पता होना चाहिए। इसके लिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि एडिटोरियल जरूर लिया करो। एडिटोरियल की क्लास को मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, मैं आपको हमेशा ही ये स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि एडिटोरियल की क्लास एनी हाउ अटेंड करना चाहिए, वो भी लाइव, इससे आपकी रीडिंग स्किल बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा, तो अब आपने एग्जामिनेशन में अगर इस तरीके से रीडिंग करना सीख लिया तो आई गारंटी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगेगा। चलो, अब ये तो मैंने आपको तरीके बता दिए, आप चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। ठीक है, मुझे भी ये एसेंट सिखा दीजिए, तो मैं भी एसेंट सीखनी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो मैं फिर पढ़ के दिखाता हूँ, पकड़ने की कोशिश करना मेरे शब्दों को। ठीक है, देखो, a tailor and a goldsmith were traveling together, and one evening, when the sun had sunk behind the mountain, they heard the sound of the distinct music, which became more and more distinct. It sounded strange, but so pleasant that they forgot all their weariness and stepped quickly onward. The moon had already risen when they reached a hill on which they saw a crowd of the little man and woman who had taken each other's hand and were willingly around on the dance with the greatest pleasure and the delight. They sang it to the most charmingly, and that was the music which the travelers had heard. In the midst of them sat an old man who was rather taller than the rest. He wore a party colored coat, and his hoary beard hung down over his chest. The two remained standing, full of astonishment, and watched the dance. The old man made a sign that they should enter, and the little folks willingly
ओपन दैट सर्कल। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ के हमको ये समझ में आ गया कि भाई मुद्दा क्या था, टॉपिक क्या है, किससे रिलेटेड है। तो आप पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द मोस्ट नियरली द सेम मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ सेम मीनिंग बोला जा रहा है कॉमरेड। कॉमरेड का सिनोनिम पूछा गया। सेम मीनिंग का मतलब जाहिर सी बात है सिनोनिम ही होगा। ठीक है, सिनोनिम बोला जा रहा है। तो कॉमरेड जिसका मतलब होता है जीवन साथी कहते हैं, साथी रागी, मतलब आप जो आपके साथ चले, आपका साथी बने, ठीक है, उसको कहते हैं ये। तो बोला जा रहा है कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग द वर्ड प्रिंटेड। तो यहाँ पे सेम सेम बोला गया है, तो कंसोर्ट, अलाई, कंपेनियन या फिर आपका कन्फेडरेट। तो यहाँ पे देखो अलाई का मतलब भी यही होता है संधि कर लेना, किसी के साथ दोस्ती बना लेना। कंसोर्ट का मतलब भी होता है बेटा हस्बैंड या वाइफ या फिर जो आपका साथी हो उसको कहा जाता है, जो आपका मतलब प्लूरल हो आपका। या कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब भी होता है संगिनी, जीवन का साथी। ठीक है, और आपका कन्फेडरेट का मतलब भी यही होता है। तो सेम ही है सारे वर्ड। तो ऑल द अबव आएगा आंसर, ऑल द अबव, ऑल द अबव। ठीक है, हाँ मिंगल, वही जैसे कोई सिंगल होता है तो उसके लिए इन सब में से कोई नहीं होता, लेकिन जो सिंगल से मिंगल हो जाता है तो उसके लिए शब्द लगाया जाता है कि ये मेरे लिए क्या है, तो वो मेरी कॉमरेड है, वो मेरी कन्फेडरेट है, वो मेरी कंपेनियन है, वो मेरी लाई है, वो मेरी कंसोर्ट है। ठीक है, तो ये हम उसके लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो कॉमरेड का मतलब होता है साथी, कन्फेडरेट का मतलब होता है मित्र राष्ट्र, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, फिर से वही, और अलाई का मतलब संबंध, समृद्ध करना, और कंसोर्ट का मतलब होता है बातचीत करना। आगे नेक्स्ट आता है बेटा वेटेड, WHETTED, वेटेड। तो यहाँ पे बोला गया है कि बताइए अपोजिट कौन सा है, मोस्ट अपोजिट। तो अपोजिट क्या है बेटा, वेटेड, शार्पन, ब्लंट, ऑन या एज या नन। तो वेटेड उसने क्या किया था, उसको वो जो चाकू था उसको वेट कर रहा था। यहाँ पे आपके पास जो है इसका आंसर हो जाएगा वैसे ब्लंट। ठीक है, तेज करने का उल्टा मंदबुद्धि होता है। अपोजिट बोला गया ना, चाकू को तेज करना, उसको वेट कहा जाता है, वेटेड। चाकू की धार को वो क्या कर रहा था, तेज कर रहा था। ठीक है, उसके लिए वेटेड का यूज किया जाता है। ऑल्दो वेटेड जो होता है वो तेज दिमाग को भी कहा जाता है, तेज जो बहुत तेज तर्रार हो उसके लिए भी आता है। शार्पन का मतलब पैना होता है तो वो तो इसका सिनोनिम हो जाता, शार्प करना, पैना करना, तो वो तो इसका सिनोनिम हो जाता। ठीक है, हॉर्न का मतलब होता है तराशा हुआ। क्या हॉर्न का मतलब, तराशा हुआ, कि किसी चीज को आप जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है नक्काशी कर रहे हो, किसी को तराश रहे हो, नक्काशी करते हुए सुंदर बनाना। एज का मतलब होता है धार, यानी कि किसी का कोना, जैसे ये इसका कोना ये है, वो है, ये कोने हैं ना इसके, तो इसको कहते हैं कोना या धार, एज कहा जाता है। ठीक है, इडकी नहीं एज। और वही हॉर्न का मतलब तराशा हुआ। ब्लंट का मतलब हो जाता है मंद बुद्धि आप लोगों की तरह। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए, बहुत बढ़िया, आप बहुत सही आंसर दे रहे हो बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसी तरीके से आप लोग आंसर किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इस तरीके से आंसर अपने सही कर रहे होते हो। जी अच्छा लगता है, एक भी बच्चा आंसर नहीं कर पाता। चलो, व्हाई डिड द टेलर रिफ्यूज टू वेट अनदर डे। अब टेलर जो है वो अगले दिन रुकने को क्यों मना कर देता है। अब सोचो, यहाँ पे क्वेश्चन जो इतना अभी तक हमने पढ़ा, वहां पे मतलब जो भी पैराग्राफ हमने पढ़ा एक पेज का, उसमें कहीं पे भी ये वाली बात ही नहीं थी कि टेलर ने जो है रिफ्यूज कर दिया मना करने के लिए। भाई स्टोरी में हमने इतना पढ़ा कि भाई वो टेलर और गोल्डस्मिथ थे, वो जंगल वंगल में जा रहे थे और गए तो रास्ते में उनको जो है गाते वाते लोग मिले, गाना बजा रहे थे, गा रहे थे, डांस कर रहे थे, बोने बोने लोग। तो वहां पे एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी दाढ़ी अपने उसके जो है छाती तक थी। अब उसने जो है वो उसको धार कर रहा था अपने चाकू वगैरह को, ऐसा था कुछ। तो भाई अब वहीं तक हमने स्टोरी पढ़ी, उससे आगे का तो हमें कोई आइडिया नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें कोई तुक्का भी नहीं मार सकते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कुछ देर के लिए क्या करोगे, तो पेन पेपर जो आपको मिल रहा है ना, तो उस पर आप ऐसा करोगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और एरो अप, एरो अप लगाना। ये एरो अप का मतलब क्या होगा, तो एरो अप का मतलब ये होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो आसान है लेकिन इसको पढ़ना पड़ेगा एक बार बैक जाकर के, तो एरो अप लगा करके छोड़ दो। इसका मतलब इसको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को अभी वापस आके देखना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि भाई आपने 90% आपने पैराग्राफ पढ़ लिया फिर भी नहीं मिल रहा आंसर उसका, तो उसके लिए एरो डाउन कर देना। इसका मतलब इस क्वेश्चन को तो मुझे छोड़ना ही है, एनी हाउ स्किप करके जाना है। एरो अप का मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन को मेरे को आगे जाकर के देखना है। ठीक है, और एरो डाउन का मतलब हो गया कि भाई इस क्वेश्चन को मुझे स्किप करना ही है। समझ में आई बात। तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यार ये आसान है लेकिन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, तो क्या करेंगे आप लोग, एरो अप करके अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव किया, तो लिखा है व्हाट कुड बी एन एप्रोप्रिएट मोरल ऑफ द स्टोरी। अच्छा, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी के लिए हमें स्टोरी का मुद्दा पता होना चाहिए, मेन मुद्दा आपको मालूम होना चाहिए कि किससे रिलेटेड बात हो रही थी वहां पे। तो टेलर एंड द गोल्डस्मिथ, द रिजल्ट ऑफ ग्रीडीनेस इज ऑलवेज हार्मफुल, देयर इज अ विक्ट्री एड ऑफ फियर, द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटेंट एंड सैटिस्फैक्शन इन लाइफ। नो आइडिया। इसका मतलब ये है कि भाई ये ऐसा जिद्दी है कि हमें ये पढ़वा के ही मानेगा कि हमें इसको जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भाई ये टॉपिक है किससे रिलेटेड। तो हमने 3-4 क्वेश्चन तक देखा लेकिन हमें दिखाई दिया कि सारे क्वेश्चन जो हैं इसके लिए हमको एक बार इसको गो थ्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब जो है एक बार इसको गो थ्रू करके देख लेते हैं, पढ़ के देखते हैं। लिखा है द गोल्डस्मिथ हु हैड अ हम्प एंड हाइक इन द लॉन्च हंक बैक वाज डेयरिंग इनफ स्टेप्ड इन। अब होता क्या है कि भाई वो जो बुजुर्ग था, जो बुड्ढा था, जो कि बीचों बीच में उनके बैठा हुआ था, तो उसने जो है इशारा किया उसके बीच में जाने के लिए, मतलब वो जो घेरा बना करके सारे डांस कर रहे थे, तो उसने इशारा किया कि उसके बीच में जाइए आप। ठीक है, उसके बाद द टेलर फेल्ट अ लिटिल अफ्रेड एट फर्स्ट। तो जो टेलर था वो पहले तो काफी डर गया, अफ्रेड हुआ स्टार्टिंग में तो, एंड हेल्ड बैक, बट व्हेन ही सॉ हाउ मेरिली ही ऑल वाज गोइंग, जब उसने देखा कि सारे बड़ी ही खुशी के साथ, मेरिली का मतलब होता है खुशी के साथ, ऑल आर गोइंग ऑन मतलब सारी चीज अच्छे से चल रही थी। बाकी की मीनिंग मैंने नहीं बताई, वर्ड याद रख लो। गोल्डस्मिथ का मतलब होता है सुनार, सुना है ना, एक लोहार की 100 सुनार की एक लोहार की, वही वाला सुनार है जो ये सोना चांदी गोल्ड वगैरह इन सब में वो करता है डील। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है विशेष, विशिष्ट रूप से। वेरीनेस का मतलब होता है थकावट, तो वियर से ही बना है बेटा वेरीनेस, यानी कि थक जाना, थकावट हो जाना। प्लेजेंट का मतलब होता है सुखद, आराम या बहुत सुखदायी। अराइजन का मतलब होता है कोई चीज उगना, ऊपर उठना। ठीक है, और उसके बाद अगला आता है आपका विरलिंग, इसका मतलब होता है घूर्णन या घूमना, चक्कर चक्कर काटना, गोल गोल घूमी घूमी करना। नेक्स्ट है डिलाइट, इसका मतलब आनंद या खुश होना, बहुत ज्यादा चीयर होना। नेक्स्ट चार्मिंगली, इसका मतलब होता है आकर्षक या बहुत ज्यादा सुंदर दिखना। मिक्स का मतलब होता है मध्य, बीच में। हॉरी का मतलब होता है सफेद दाढ़ी, हॉरी बेड का मतलब हो गया सफेद दाढ़ी बड़ी बड़ी जो होती है उसको कहा जाता है। ठीक है, और एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। एस्टोनिश्ड सुना आपने कि यार वो तो मैं तो उसको देख के एकदम हक्का बक्का रह गया, मैं तो उसका जवाब सुनकर के हैरान रह गया, चौक गया, है ना, चौक गए, वही वाला, यानी कि एस्टोनिश हो जाना। चलो ये वर्ड्स को ध्यान रखना। ठीक है, वैसे मैं आपको ये इसकी पीडीएफ दे दूंगा, तो पीडीएफ से भी आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं, वहां से भी आपको इसके सारे वोकैब मिल ही जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो उसके बाद यहाँ तक हमने पढ़ा कि अब वो जो है खुशी से सारे नाच रहे थे, तो उसने हिम्मत करके जो है उनके बीच में, उस घेरे के बीच में वो जाने लगा। अब इसको थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते हैं, एग्जाम में आपको भी कुछ ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कैसे, ठीक है, देखो द सर्कल क्लोज्ड अगेन डायरेक्टली एंड द लिटिल folk went on the singing and dancing with the wildest leap. The old man however took a large knife which hung to his girdle. अब देखो हुआ क्या कि वो जो है उसके जैसे गोले के अंदर गया तो उन्होंने गोला क्या कर लिया, बंद कर लिया। ठीक है, उन्होंने गोले को क्या कर लिया, क्लोज्ड अगेन, वापस बंद कर दिया। एंड द लिटिल folk went on singing and dancing with the wildest leap. और उसके बाद जो है जितने भी वहां पे फॉक्स हैं, जितने भी वो हैं, तो वो बड़ी जोर जोर से उछल उछल के डांस करने लग गए। लीप डांस मतलब उछल उछल करके, है ना।
तो वो उछल उछल के छलांग लगा लगा के होता है ना, वाइल्डेस्ट तरीके से छलांग लगा लगा के, है ना, हप्पा हिया इस तरीके से वो डांस करते हैं ना, झिंगुला हु 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 ऐसे। तो द ओल्ड मैन हाउएवर टुक अ लार्ज नाइफ, अब वो ओल्ड मैन जो है एक लंबी सी नाइफ निकालता है, व्हिच हंग टू हिज गिrdle, गिrdle का मतलब होता है कमरबंद, जो कमर में बेल्ट में नहीं होता है, तो वहां पे उसने नाइफ टांगा होता है। तो वो बूढ़ा व्यक्ति वो नाइफ को निकालता है, वेटेड आइवर यानी कि तेज करना, उसको धार करने लग गया, रगड़ रगड़ के पत्थर पे, ठीक है, तो तेज करने लग गया। एंड व्हेन इट वाज सफिशिएंटली शार्पन, अब जब वो सफिशिएंट तरीके से शार्प हो गया तो ही लुक्ड राउंड एट द स्ट्रेंजर, अब उसने स्ट्रेंजर की तरफ देखा, बड़ा घूर करके उसने दोनों बंदे की तरफ देखा, गोल्डस्मिथ की तरफ भी और टेलर की तरफ भी। दे वर टेरिफाइड, वो बहुत ही ज्यादा एकदम टेरर में आ गए, घबरा गए, एकदम डर गए, उनकी तो मतलब जो है बहुत ज्यादा उनकी डर की वजह से, समझ गए आप, है ना। बट दे हैड नॉट मच टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, फॉर द ओल्ड मैन सीज्ड द गोल्डस्मिथ एंड विद द ग्रेटेस्ट स्पीड शेव्ड द हेयर ऑफ हिज हेड क्लीन ऑफ, एंड देन द सेम थिंग हैपेंड टू द टेलर। अब उसने जो है गोल्डस्मिथ को इशारा किया वहां आकर के बैठने का, और गोल्डस्मिथ ने भी बिना कोई अपोज किए चुपचाप से वहां गया, वहां पे बैठा, और उसने इमीडिएटली उसके बाल को और उसके पूरे दाढ़ी वगैरह को पूरा क्या कर दिया, क्लीन ऑफ कर दिया, शेव कर दिया, फ्री में उसको नहीं मिल गया, ठीक है, पूरा उसने उसको शेव कर दिया। एंड देन द सेम थिंग हैपेंड टू द टेलर, और टेलर को भी इसी तरीके से उसने क्या कर दिया, तो उसके बाल पूरे हटा दिए, साफ कर दिए। बट देयर फियर लेफ्ट देम व्हेन आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, मतलब ये चल क्या रहा है, वो पहले उसको बुलाता है, उसमें डांस करवाता है, फिर उसको बुलाता है, और बुलाने के बाद जो है उसकी दाढ़ी वगैरह उसके बाल साफ कर देता है ना। स्टोरी अजीब चल रही है, बाइगन ऐसी स्टोरी चल रही है। द ओल्ड मैन क्लैप्ड देम बोथ ऑफ द शोल्डर इन द फ्रेंडली मैनर, अब वो ओल्ड मैन जो है दोनों को फ्रेंडली मैनर उसके कंधे पे ऐसे क्लैप करता है धीरे से, कहता है बहुत बढ़िया, तुम अच्छे इंसान हो, तुमने एक बार भी अपोज नहीं किया, एज मच एज टू से कि मैंने तुम्हारे बाल काटे, मैंने तुम्हारा शेविंग काटा, मैंने तुम्हारा काटा, लेकिन तुम जो है तुमने कोई भी अपोज नहीं किया है, तो तुम बहुत ही तुम फ्रेंडली हो, बहुत तुम्हारा नेचर फ्रेंडली है, ऐसा उसने कहा। दे हैड बिहेव्ड वेल टू लेट ऑल दैट बी डन देम विलिंगली एंड विदाउट एनी स्ट्रगल, बिना स्ट्रगल के जो है वो सारा काम करता रहा, और वो चुपचाप से अपने शेविंग जो भी था वो करते रहे, ठीक है। तो ये इसका स्टोरी चल रहा है, लेकिन यहाँ अभी तक एक बार भी ये बात तो नहीं आई कि भाई यहाँ पे वो मतलब सोने की बात की, उसको सोना मिला होगा या कोयला मिला होगा, वो तो यहाँ नहीं आया। यानी कि ये एक ऐसा पैराग्राफ हो गया, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंशन हो गया जहाँ पे हमें ये मजबूर कर रहा है कि हमको आगे तक पढ़ करके इसका हिंट लें। लेकिन कई आरसी ऐसे होते हैं जहाँ पे आपका ना स्टार्टिंग के पेज में दे दिया जाता है कि टॉपिक है किससे रिलेटेड, मुद्दा है किस चीज से रिलेटेड, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे ही पॉइंटेड विद हिज फिंगर टू अ हीप, उसने जो है एक ढेर की तरफ पॉइंट आउट किया, अपने उंगली से उंगली दिखाई कि देखो उस तरफ देखो, तो एक कहीं ढेर लगा हुआ था, व्हिच ले एट वन साइड एंड सिग्निफाइड टू द ट्रैवल बाय हिज गेस्चर एंड दे वर टू फिल देयर पॉकेट विद देम। उसने देखा कि वहां पे जो है वहां भंडार लगा हुआ है किसी चीज का, और वहां काफी होड़ रखा है, हीप का मतलब ढेर लगा हुआ है, ठीक है। एंड सिग्निफाइड द ट्रैवल बाय हिज गेस्चर दे वर टू फिल देयर पॉकेट विद देम, कि वहां पे कुछ रखा है, वो जाओ और उसको अपने पॉकेट में क्या कर लो, भर लो बहुत ज्यादा। बोथ ऑफ देम ओबेड, दोनों ने वही किया जो उसने कहा, भाई क्योंकि दोनों डरे हुए थे और क्योंकि उसके पास नाइफ थी बड़ी सी। तो ऑल्दो दे डिड नॉट नो ऑफ व्हाट यूज ऑफ द कोल, उनको नहीं पता कि ये क्यों कह रहा है कि कोल को अपनी जेब में भरो, ठीक है, कोल को अपनी जेब में भरने की बात वो क्यों कह रहा है, वुड डू टू देम, यानी कि वो उसको क्या करेंगे, कोल को जेब में भर करके उससे क्या फायदा होगा। एंड देन दे वेंट ऑन देयर वे टू सीक अ शेल्टर फॉर द नाइट, अब वो वहां से निकल जाते हैं और रात के लिए शेल्टर ढूंढना शुरू करते हैं कि कहीं पे जाकर के मुझे सर छुपाने के लिए जगह मिल जाए। व्हेन दे हैड गॉट इनटू द वैली द क्लॉक ऑफ द नेबरिंग मोनेस्ट्री स्ट्रक 12, अब जब वो वहां जाते हैं वैली में तो वहां पे देखते हैं कि मोनेस्ट्री जो होती है उसमें एक्जैक्टली अब 12 बजे का घंटा बज जाता है, जैसे होता है ना कि बड़े बड़े जो चर्च वगैरह होते हैं तो वहां पे बड़ी बड़ी घड़ियां लगी होती है, तो वहां जैसे ही पहुंचते हैं मोनेस्ट्री में तो देखते हैं कि एग्जैक्ट 12 बज गए हैं। एंड द सॉन्ग सीज्ड, अब वो सॉन्ग जो है वो सीज हो गया, सीज का मतलब बंद हो जाना, यहाँ इसकी हिंदी में नहीं लिखी है, मैं लिखवा देता हूँ, बंद हो जाना। इन अ मोमेंट ऑल हैड वैनिश्ड, वैनिश का मतलब गायब हो जाना, और एक ही पल में क्या होता है, सब कुछ गायब हो जाता है, ठीक है, वो सॉन्ग भी बंद हो जाता है और जितने बोने पोने नौने पोने थे वो सारे गायब हो जाते हैं और वो बुजुर्ग भी गायब हो जाता है। एंड द हिल ले इन सॉलिट्यूड इन द मूनलाइट, अब वो मूनलाइट में ही वो हिल जो है बिल्कुल ही गायब सा दिखता है। द टू ट्रैवलर वॉक्ड ऑनवर्ड द इवेंचुअली फाउंड हिम इन एक शब्द आया INN, इन इसका मतलब होता है झोपड़ी, रहने की जगह, उसको इन कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है इन। मैं इसलिए पूरा बता रहा हूं कि इसलिए मैं वैसे इतनी देर तक हम इतना लंबा पढ़ के क्वेश्चन पे नहीं आते, लेकिन यहाँ वोकैब अच्छी अच्छी मिल रही है, तो मेरा मानना यह है कि अगर वोकैब अच्छी मिल रही है तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए, हमें वो आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे एक शब्द देखा सीज, इसका मतलब बंद करना, वैली घाटी, हीप का मतलब होता है ढेर, और यहाँ पे एक शब्द आया INN, इन का मतलब झोपड़ी होता है या रहने का स्थान, रहने की जगह, उसको भी इन कहा जाता है, INN, ठीक है। एंड कवर्ड देमसेल्व्स अप ऑन देयर स्ट्रॉ बेड्स विद देयर कोट, बट इन देयर वेरीनेस, वेरीनेस मतलब थकावट, अभी पीछे भी बढ़ाया था, बट देयर वेरीनेस यानी कि उनकी थकावट इतनी ज्यादा थी कि फॉरगॉट टू टेक द कोल आउट ऑफ देम, अब वो जो है थकावट इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने जो है अपने उसको कोट को तो रखा उतारा, लेकिन उसमें से कोल निकालना वो भूल गए, कोल आउट ऑफ देम बिफोर डूइंग सो। अ हैवी वेट ऑन देयर लिम्स अवेकन्ड देम अर्लियर, अच्छा होता क्या, मतलब उन्होंने उतारा नहीं था कोट, कोट के साथ ही सो गए थे और उसमें से उन्होंने जेब में से कोला भी नहीं निकाला, वैसे के वैसे सो गए। अब सुबह देखते हैं कि भाई जेब भारी भारी सी लग रही है उनकी काफी, उसकी वजह से उनकी नींद खुल गई। दे फेल्ट इन द पॉकेट एंड कुड नॉट बिलीव दैट देयर आइज, अब वो सुबह जब उठते हैं और अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं तो उनको अपनी आइज पे विश्वास नहीं होता, क्योंकि अब उनके पॉकेट में पॉकेट में जो है अब उनको विश्वास नहीं होता कि उनके पॉकेट में क्या आ चुका है, तो गोल्ड आ चुका है, ठीक है। व्हेन दे सॉ दैट दे वर नॉट फिल्ड विद कोल्स बट विद प्योर गोल्ड, यानी कि अब उनका जो पॉकेट है वो कोल से नहीं भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, तो गोल्ड से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ बेटा, तो गोल्ड से भरा हुआ है। हैप्पीली टू द हेयर ऑफ देयर हेड्स एंड बियर्ड्स वाज अगेन एंड थिक एज एवर, और साथ ही साथ में उनके सर पे बाल वगैरह मतलब हर जगह बाल भी आ गए हैं, वो कि पहले से बहुत ज्यादा थिक हो चुके हैं। तो बहुत खुशी मिलती है उनको कि देखो क्या बात है, हमें जो है गोल्ड का गोल्ड भी मिल गया और जो है हमारे बाल भी पूरे मतलब जैसे हम नॉर्मल थे पहले वैसे ही हो गए, ठीक है। दे हैड नाउ बिकम द रिच फॉक्स, फॉक का मतलब क्या होता है, लोग, फॉक मतलब यहाँ पे लोग उस रेफरेंस में हो रहा है, क्या वो अमीर लोग बन चुके हैं, रिच फॉक बन चुके हैं। बट द गोल्डस्मिथ हु इन अकॉर्डेंस विद हिज ग्रीडी, अब क्योंकि गोल्डस्मिथ तो ग्रीडी था, वो बहुत ज्यादा लालची था, ठीक है, तो बट हु in accordance with his greedy dash had filled his pocket better was twice as rich as the tailor, अब वो जो गोल्डस्मिथ था उसने ज्यादा भरा था, उसने कोयला दोनों साइड भरा था पॉकेट में, वो भी ज्यादा करके, तो उसके पास ज्यादा गोल्ड आया। टेलर ने कम भरा था तो उसके पास कम गोल्ड आया, ठीक है। अ ग्रीडी मैन इवन इफ ही हैज मच स्टिल विशेस टू हैव मोर। अब देखो यहाँ से स्टोरी आप समझ रहे होंगे, अब यहाँ पे स्टोरी क्या बन सकती है, आगे प्रेडिक्ट करके देखो। स्टोरी का मतलब यही होगा कि भाई लालच बुरी वाला है। अब हुआ ये होगा इसके आगे की कहानी में, खुद से सोच करके देख लो कि हुआ ये होगा आगे की कहानी में कि भाई अब ये चाहेगा, लालची तो बोल दिया ना कि ग्रीडी कौन है, गोल्डस्मिथ, और उसमें लालच आ गया होगा कि चलो आज और रुकते हैं हम, ठीक है, और हम इस बार ज्यादा गोल्ड कॉइन भरेंगे, मतलब ज्यादा कोयला हम अपनी जेब में भरेंगे और उसके बाद जो है हम कल चले जाएंगे ज्यादा पैसा लेकर के।
क्योंकि एक बार ये कर चुके हैं पूरा का पूरा, तो हो सकता है दोबारा अगले दिन ज़्यादा चांस मिले। तो ऐसे में वो मना कर देगा दूसरा, क्योंकि पहले नंबर के क्वेश्चन में था कि भाई सुनार ने, सॉरी जो दूसरा बंदा था टेलर था, उसने क्यों मना कर दिया वहाँ पे रुकने से, क्योंकि वो उससे कंटेंट था, यानी कि उसी से पहले उससे सेटिस्फाइड था, वो जितना भी उसके पास खुश है, तो वो उससे ज़्यादा उसको चाहिए भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि सो द गोल्डस्मिथ प्रपोज टू द टेलर दैट दे शुड वेट अनदर डे। तो कहता है कि हमें एक दिन और वेट करना चाहिए, एक दिन और रुकना चाहिए, इस बार ज़्यादा मिलेगा हमको। एट गो आउट अगेन इन द इवनिंग इन ऑर्डर टू ब्रिंग बैक स्टिल ग्रेटर ट्रेजरर, यानी कि इस बार हमें ज़्यादा खजाना मिलेगा। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, ट्रेजर का मतलब खजाना, कि वो कहता है कि हमें एक दिन और रुकना चाहिए, हमें ज़्यादा खजाना मिलेगा फ्रॉम द ओल्ड मैन ऑन द हिल, उस हिल पे, उस ओल्ड मैन के पास जाकर के। ठीक है, द टेलर रिफ्यूज्ड एंड सेड, टेलर ने मना कर दिया, टेलर ने कहा कि भाई मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ। ठीक है, एंड सेड, और उसने कहा आई हैव इनफ एंड आई एम कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कहता है भाई मेरे पास इनफ है, भाई मैं इतने से ही खुश हूं। कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट, नोट कर लो जल्दी से, संतुष्ट होना। ठीक है, इसी को कंटेंट कहा जाता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। ठीक है, वो कहता है भाई मेरे पास जितना भी है मैं उतने से ही क्या हूं, तो कंटेंट हूं। ठीक है, नाउ आई शैल बी, वरना आज के टाइम में तो कई ऐसे अमीर लोग होते हैं भाई साहब आईपैड ही तोड़ रहे हैं, कई तो भाई आईफोन ही तोड़ देते हैं, इस तरीके के भी लोग अभी मैंने देखे जिंदगी में। ठीक है, तो वो कहता है नहीं भाई अब मैं कंटेंट हूं। राइट अंपु, देखो तो यहाँ पे नाउ आई शैल बी अ मास्टर एंड मैरी माय डियर ऑब्जेक्ट फॉर सो ही कॉल हिज स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट सच में लिखा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब जो है वो कहता है कि भाई मैं इतने से ही खुश हूं, और मैं जो है अपने घर जाऊंगा और मैरी माय डियर ऑब्जेक्ट, अब मैं जो है अपनी शादी करूंगा अपनी स्वीट हार्ट से। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, देखो मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ लिखा है एंड आई एम हैप्पी मैन, अब मैं बहुत खुश इंसान हूँ, मैं जो है अपनी इससे शादी कर लूंगा। बट ही स्टेड अनदर डे, लेकिन वो जो है एक दिन और रहना चाहता है। प्लीज हिम इन द इवनिंग द गोल्डस्मिथ हंग अ कपल ऑफ बैग्स ओवर हिज शोल्डर। अब शाम हो जाती है, अब वो कपल ऑफ बैग यानी कि दो बैग अपने शोल्डर पे टांगता है दैट ही माइट बी एबल टू स्टॉ अवे अ ग्रेट डील एंड टुक द रोड टू द हिल्स। अब वो भाई जाहिर सी बात है उसके मन में क्या था कि वो ज्यादा मात्रा में इस बार गोल्ड लाएगा, गोल्ड मतलब कोयला भरेगा तो गोल्ड अपने आप बनेगा, तो सोचता है इस बार ज्यादा मात्रा में मैं ये भरूंगा। ठीक है, उसके बाद ही फाउंड एज ऑन द नाइट बिफोर द लिटिल फोक एट देयर सिंगिंग एंड डांसिंग एंड द ओल्ड मैन अगेन शेव्ड हिम क्लीन। वो अगले दिन जाता है, फिर देखता है कि वो नन्हे मुन्ने डांस कर रहे हैं और वो उसका शेव फिर से वो क्लीन कर देता है बिल्कुल सफाचट एंड मेड साइन और हिम टू टेक सम कोल। अब वो कहता है जाओ वहां से कोयला उठा लो। ठीक है, हाँ, उसके बाद ही वाज नॉट स्लो अबाउट स्टफिंग एज मच इनटू हिज बैग as would go, went back quite delight and covered himself over with the coat। यानी कि अब वो वापस जैसे पिछले दिन करता है सेम टू सेम उसी तरीके से वो करता है। ठीक है, हाँ बहुत पूरी प्रिपरेशन के साथ गया था कि इस बार तो ज्यादा गोल्ड वो इकट्ठा करने की फिराक में था। ठीक है, सही बात है। हाँ चलिए, बिल्कुल बिल्कुल अशोक जहांगीर जी, ठीक है आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है इवन इफ द गोल्ड डज वे हेवीली सेड ही आई विल ग्लैडली बियर दैट एट द लास्ट ही फेल स्लीप। एस्लीप मतलब सो गया वो, विद द स्वीट एंटिसिपेशन एंड द वेकिंग इन द मॉर्निंग एंड इनॉर्मसली रिच मैन। उसने ये सपने में देखते हुए सोने की कोशिश कर रहा था कि मैं सुबह उठूंगा तो मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान मैं बन चुका हूंगा। व्हेन ही ओपन हिज आइज, लेकिन जब वो सुबह आंख खोलता है ही गॉट अप इन हेस्ट, मतलब जल्दबाजी में उठता है वो, टू एग्जामिन हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट को देखने के लिए। मतलब एक्साइटमेंट तो रहेगी ना, रात भर की एक्साइटमेंट, नींद कहाँ आएगी उसको, रात भर सोचेगा कि मैं अमीर हो गया। ठीक है, तो वो पॉकेट में हाथ डालता है, ही हाउ अमेज्ड ही वाज व्हेन ही ड्रॉ नथिंग आउट ऑफ देम बट ब्लैक कोल। यानी कि जब वो हाथ डालता है तो देखता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक कोल ही है, सोना तो मिला ही नहीं उसको। ठीक है, सोना उसको मिला ही नहीं। एंड दैट हाउस often he put his hands in them but how shocked he was when he saw that it likewise had again turned into coal। he smote का मतलब होता है मारना, स्मोट का मतलब होता है मतलब थपकी देना, सुना है ना, थपकी देना ऐसे करके होता है, ऐसे करके थपकी देते हैं, तो अपने फोरहेड पे थपकी दे रहा था, जैसे होता है ना कि हे भगवान क्या कर दिया था, ऐसे फोरहेड पे मारते हैं, थपकी देना कहते हैं उसको। ठीक है, तो फोरहेड विद हिज डस्टी ब्लैक हैंड, अब अपने ब्लैक हैंड से फोरहेड पे थपकी देता है, मारता है। एंड देन ही फेल्ट दैट हिज होल हेड वाज बाल्ड एंड स्मूथ। अब वो देखता है कि उसके पूरे बाल वगैरह गायब हैं और वो उसका मुंह भी आपने उसे कोयले से वैसे कर चुका है। ही वाज आल्सो द प्लेस वेयर हिज बियर्ड शुड हैव बीन बट हिज मिसफॉर्च्यून वेयर एंड नॉट येट ओवर। मतलब यही है, ओवरऑल बात ये आ गई कि लालच बुरी बला होती है। ठीक है, तो भाई उसको जो है जब उतना सोना मिल गया था तो क्या जरूरत थी उसको और ज्यादा सोना पाने की, लालच में आने की। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया था वेटेड का, तो इसका हो गया था आपका ब्लंट। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अब यहाँ पे व्हाई डिड टेलर रिफ्यूज टू वेट अनदर डे, तो यहाँ पे वो क्यों रुकने से उसने मना कर दिया था। हाँ, क्यों उसने रुकने से मना कर दिया था, तो बिकॉज ही वाज एक्सट्रीमली टायर्ड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टायर्ड था, इस वजह से उसने मना कर दिया कि भाई मैं नहीं जाऊंगा, तू चला जा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ही गॉट डिसअपॉइंटेड बिकॉज ही फाउंड लेस गोल्ड, उसको कम गोल्ड मिला था इसलिए उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास गोल्ड कम आया है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, ये बात भी नहीं है। बिकॉज हिज पॉकेट वर फिल्ड विद कोल्स, उसका पॉकेट कोल से फिल्ड था, नहीं दोनों का ही गोल्ड से फिलिंग था। चौथा, बिकॉज ही हैड इनफ गोल्ड एंड वाज हैप्पी, ये रहा, उसके पास इनफ गोल्ड था और उसने कहा था कि मैं अपनी डियर के पास जाऊंगा, ऐसा उसने कहा था। ठीक है, लिखा है पूरे आरसी के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या बेटा, डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि व्हाट कुड बी एन एप्रोप्रिएट मोरल ऑफ द स्टोरी, तो इसका मतलब है लालच बुरी बला है। टेलर गोल्डस्मिथ, रिजल्ट ऑफ ग्रीडीनेस इज ऑलवेज हार्मफुल। लालच बुरी बला है, उसको इंग्लिश में यही बोलते हैं, रिजल्ट ऑफ ग्रीडीनेस इज ऑलवेज हार्मफुल, यानी कि लालच का जो वो होता है, रिजल्ट होता है, वो हमेशा ही क्या है, हार्मफुल होता है। तो ज्यादा लालच के चक्कर में उसके पास जो गोल्ड था वो भी गायब हो गया, वो भी चला गया। ठीक है, तो ये नुकसान हो गया उसका। आगे नेक्स्ट पे आते हैं, अगला तो यहाँ पे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन रिप्लेस द ब्लैंक ए, तो यहाँ ब्लैंक ए को फिल करना है, भरना है उसकी जगह पे। तो आपका बिहेवियर, व्यू, ब्लो या डिस्पोजिशन, इनमें से कौन सा है जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो ओनली 1, ओनली 2, 3, 4 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक बार इसके फिल इन द ब्लैंक को देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक बार इसके फिल इन द ब्लैंक को देख लेते हैं। हाँ देखो यहाँ लिखा है दे हैड नाउ बिकम रिच पोकर, यानी कि अब वो अमीर बन चुके हैं। बट द गोल्डस्मिथ हु इन अकॉर्डेंस विद हिज ग्रीडी डैश, लेकिन जो गोल्डस्मिथ था वो भाई वो तो मतलब अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। ठीक है, मतलब उसने जो है ज्यादा अपनी ग्रीडीनेस दिखाई थी, तो उसने ज्यादा जो है भरा था दोनों जेब में मुट्ठी भर के। तो यहाँ पे बिहेवियर आएगा क्या, यहाँ पे लिखा है ग्रीडी डैश, तो विद हिज ग्रीडी बिहेवियर, विद हिज ग्रीडी व्यू ना ब्लो, विद हिज ग्रीडी डिस्पोजिशन पॉसिबल है एक पल को, तो फोर्थ हो सकता है। यहाँ पे थर्ड और सेकंड नहीं होगा, यहाँ थर्ड लिखा है, यहाँ सेकंड लिखा है, यहाँ पे आपका 4 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, नन ऑफ दिस लिखा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि उसका जो ग्रीडी डिस्पोजिशन था उसकी वजह से उसने ज्यादा भरा था। तो ग्रीडी का मतलब लालचपूर्ण तरीके से जो उसका काम था ना, तो आपका डिस्पोजिशन हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही था लालची। तो जब उसको कोयला भी फ्री में मिल रहा था, तो जो है वो उसको भी पूरे जेब में भर के लेके आया था ताकि उसको ज्यादा गोल्ड मिल सके। ज्यादा कोयला यानी कि ज्यादा गोल्ड यानी ज्यादा लालच यानी कि ज्यादा दिन वहां रुकेगा। ठीक है, तो ये चीज था, तो आपका 4 हो सकता है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अगला आपसे पूछा गया है, बताइए होरी का मतलब क्या
क्या है यहाँ पे, होरी होता है ना कि लंबे लंबे बाल, जो दाढ़ी थी उसकी जो है उसके चेष्टकारी थी बूढ़े व्यक्ति की, है ना, तो होरी। ओल्ड फैशन, मॉडर्न, डिजाइनर, डेवलप्ड, ये इनमें से कोई नहीं। तो बोला गया है कि यहाँ पे बताओ सेम कौन सा होगा, नियरली द सेम मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका होरी का मतलब हो जाएगा जो पुराने हो, ओल्ड फैशन, पुराना, उसको कहा जाता है होरी। क्या कहा जाता है बेटा इसको, तो होरी यानी कि ओल्ड फैशन, होरी या ओल्ड फैशन। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है बेटा। आगे चलते हैं, वही सफेद बूढ़े बाल उसको कहते हैं होरी। नेक्स्ट अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एज द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कौन सा है जो ओ माय गॉड ट्रू लोग है। यहाँ पे आप लोग खुद से मुझे कमेंट करके बताइए इनमें से पैसेज कौन सा है, इनमें से कौन सी लाइन है जो पैसेज के हिसाब से ओ माय गॉड ट्रू है। चलो देखें एक बार। तो इन द मिस्ट ऑफ देम सेट एन ओल्ड मैन हु वाज रेदर टॉलर देन द रेस्ट, ही वोर अ पार्टी कलर्ड कोट एंड हिज होरी बोर्ड हंग डाउन। ये बात तो सही है, ये तो था पीछे कि मतलब जो है एक बूढ़ा व्यक्ति उनके बीच में बैठा था जो बाकियों से थोड़ा सा लंबा था और उसने पार्टी कलर कोट पहना हुआ था। सही बात है, ये तो हो रहा है। अ ग्रीडी मैन इवन इफ ही हैज मच स्टिल विशेस टू हैव मोर, सो द गोल्डस्मिथ प्रपोज्ड टू हैव टेलर दैट शुड वेट अनदर डे। ये जो ग्रीडी इंसान होते हैं ना, तो वो ज्यादा की लालच रखते हैं, इसलिए उसने अगले दिन के लिए उसको रुकने को कहा। ये भी ठीक लग रहा है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तीसरा, द टेलर रिफ्यूज्ड एंड सेड आई हैव इनफ एंड आई एम कंटेंट, यानी कि भाई मेरे पास जितना है इनफ है। तीसरा भी ठीक है। व्हेन ही ओपनड हिज आई ही गॉट अप इन अ हेस्ट एंड एग्जामिन्ड हिज पॉकेट बट हाउ अमेज्ड ही वाज व्हेन ही ड्रॉ नथिंग डैम आउट ऑफ ब्लैक कोल, यानी कि सिर्फ उसको कोल ही कोल दिखता है। तो ऑल द अबव आपका आंसर हो जाएगा। सारे ऑप्शन सही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में वाकई में उसको सब कुछ ही मतलब ऑप्शन दिखता है। अगला बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, पैसेज के हिसाब से कौन सा है जो नॉट ट्रू है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि आपके जो वोकैब के क्वेश्चन है ये पहले पूछ लिए गए स्टार्टिंग के दो में। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, आसान क्वेश्चन होता, मतलब ये आपका जो पैराग्राफ था ना थोड़ा लंबा था। इसमें कहानी ऐसी थी कि जहाँ पे प्रेडिक्ट थोड़ा सा मुश्किल था करना, प्रेडिक्शन। ठीक है, जहाँ राजा रानी की, गरीब चोर सिपाही, ऐसे कुछ भी आता है ना, वहाँ पे प्रेडिक्ट आप जल्दी कर सकते हो। यहाँ पे तो जाहिर है आपको पढ़ना पड़ा, तो इसलिए समय थोड़ा गया। और ऐसे में मैंने आपको बोला है कि भाई आप जो है एग्जाम मतलब अगर एग्जाम में करना हो तो वहाँ पे पढ़ाने के मकसद से तो नहीं पढ़ोगे ना, वहाँ पे तो खुद को रीड करवाओगे। यहाँ तो पढ़ाने के मकसद से एक वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, वरना तो एक क्लास में चार हो जाते हैं आरसी। तो यहाँ पे पहली क्लास आरसी की, तो एक ही क्लास में ही आपका एक ही आरसी हुआ है। कल जब हम पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा डिटेल में और तेजी से करेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटा, रीडिंग हैबिट अपनी बनाओ, रीडिंग को इंप्रूव करना शुरू करो। अगर रीडिंग आपकी सही नहीं होगी ना बेटा, कितनी भी मेहनत कर लो आपका दिक्कत रहेगा ही रहेगा, समझो इस बात को। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, अभी समय भी समाप्त हो गया है, दूसरे सर भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास में छोड़नी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट कर नहीं ले सकते, इसका आंसर नीचे कमेंट करके अपने आप से बताना। इसका पीडीएफ आपको मैं दे देता हूं, तो इसका अपने आप आंसर मुझे बताना। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ एक ही हम कर रहे हैं पैराग्राफ, अगली क्लास में से आगे करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको जितना भी पढ़ाया अच्छे से समझ में आया है, मजा जरूर आया होगा सीखने में, कुछ ना कुछ जानकारी नहीं मिली होगी। और रीडिंग स्किल अपनी मजबूत करो, और जैसा मैं रीड करके सुनाता हूं आपको, आप चाहें तो वैसे भी रीड कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगा बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। हाँ गुड डन, बिल्कुल बिल्कुल गुड डन, जरूर ऐसे रीड करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और सुबह 8 बजे द हिंदू एडिटोरियल में जरूर आया करो सारे। ठीक है।